राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर. सो वी आर नॉट इन द मिडल ऑफ समथिंग. यप, वी हैव स्टार्टेड विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो आज हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम होता कैसे है. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सिनेरियोस कैसे होते हैं. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 तरीके की एक्टिविटी होती है. एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है. ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. अब ऑपरेटिंग बोले तो मेन प्रिंसिपल वर्क ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल वर्क ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल वर्क ऑफ द बिजनेस. इन्वेस्टिंग बोले तो पैसे खाली पड़े हुए हैं तो पड़े पड़े तो बढ़ेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा. फिर भी हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है तो किसी गरीबों की मदद कर देते हैं, किसी गरीबों की मदद कर देते हैं. अब वो बेसिकली गरीब नहीं होते, वो बिजनेसमैन ही होते हैं, किसी बिजनेसमैनों की मदद कर देते हैं. जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट, शार्क टैंक वगैरह आपने देखा होगा, तो वो परफेक्ट एग्जांपल है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का. तो हम पहले ये समझते हैं, हमें आज ये देखना है. देखो 3 एक्टिविटी होती है. ठीक है, हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल कंपनीज होती है और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती है, जिनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग होगी. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन दोनों के लिए क्या होगी, अलग होगी. तो अब आपको देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहचाननी कैसे है, आपको ये ऑलरेडी पता है, आपने ये सारी चीज़ें 11th में की हुई है, ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है. अगर आपको 11th आता है, मतलब 11th का स्पेसिफिकली बोलूँ तो फाइनल अकाउंट्स, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अगर आपको ये चीज़ आती है 11th की, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है. ये कोई अलग नहीं है. ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है. तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये सब के हिसाब से बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मेरा बनता है वो मेरी 3 एक्टिविटी पे बनता है. और उसमें भी मेरे को डायरेक्ट मेथड नहीं जाना है, मेरे को जाना है इनडायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्टली कैश का ट्रांजेक्शन ही लेगा, पर हमें ये पता है कि बिजनेस सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस डील नहीं करता. ठीक है, बिजनेस क्रेडिट में भी चलता है, बिजनेस एक्रूअल बेसिस पे भी चलता है. तो एक बार मेरे को ये समझ गया तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है परखनी और लिखनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर. तो देखो, अब मैं तुमको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने ऑलरेडी की हुई है. ठीक है, पर उसके लिए आपने क्या किया था, ये जैसे कि लेफ्ट साइड आप उसको डेबिट का कॉलम बनाते थे और राइट साइड उसको आप क्रेडिट का कॉलम बनाते थे. का वही आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, लेफ्ट साइड सारे मैंने एक्सपेंसेस लिख दिए हैं ताकि वो हमें ये देखने में इजी हो जाए कि एक्सपेंसेस कैसे और क्या होते हैं. और मैंने राइट साइड इनकम लिख दी है. अब मैं बहुत चीज़ें कहाँ बताता था, मैं बहुत चीज़ें, देखो अगर ये मेरा टी फॉर्मेट है तो मेरा फॉर्मेट वही है ना, डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट साइड और राइट साइड, पीएनएल और इसके लिए दिस इज माई पीएनएल एंड दिस इज माई ट्रेडिंग अकाउंट. अब यहाँ पे मैं सारे एक्सपेंसेस दिखाता, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम. हाँ, ट्रेडिंग में मेरा बेसिकली वो डील करता फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस से. किससे करता, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसको अपन बोलते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी. अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट बनता है. मान लो एक किचन है, किचन में आप खाना बना रहे हो. अब खाना बनाने के लिए आपने मान लो बोला कि मेरे को आलू की सब्जी बनानी है. खाने में क्या बना रहे हो आप, आलू की सब्जी बना रहे हो एक. तो अब आलू की सब्जी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अब आलू की सब्जी के लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो आलू, फिर तेल, फिर मसाले, है ना, कढ़ाई जिसमें आप वो बनाओगे, कढ़ाई या आपका जो भी तपेला है. अब ये इसके जो खर्चे होते हैं ये सब मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं. ठीक है, ये मेरे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस. पर इनके अलावा भी ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है पर वो हो तो रहे हैं. हाँ, उससे बेसिकली सिर्फ आलू की सब्जी नहीं बनेगी पर उससे बहुत सारी चीज़ बनेगी. तो अब किचन में सिर्फ आलू की सब्जी थोड़ी बनती है, किचन में तो बहुत सारी चीज़ें बनती है. तो वो होते हैं मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिखाता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाता हूँ पीएनएल के अंदर. जैसे कि क्या, जैसे कि किचन की लाइट का बिल, किचन का बिल या किचन के लाइट का बिल हो गया. किचन में जो गैस यूज़ हो रहा है वो सिर्फ आलू की सब्जी के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा ना, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है. किचन का गैस और किचन का स्पेस जिसके लिए मेरे को रेंट वगैरह देना पड़ेगा, किचन का स्पेस. तो अब ये जगह, ये बिल, ये गैस, इन सब से सिर्फ आलू की सब्जी नहीं बन रही है, सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें जो चीज़ें लग रही है वो डायरेक्ट खर्चा. पर ऐसे ही मेरी बहुत सारी चीज़ बनती है किचन के अंदर, उसका बिल आता है, उसका गैस का बिल आता है, उसका स्पेस आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना. तो वो सब मेरे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, वो मेरे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे. अब हम जब ये सारी चीज़ें पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट में बताते थे तो हम इनको बाइफरकेट नहीं किया करते थे. बाइफरकेट का मतलब होता है कि हम इनको अलग अलग नहीं रखते थे, हम इनको एक ही साथ बता देते थे, इनका कोई माई बाप नहीं था.
है ना। जैसे मैंने सैलरी वेजेस भी बता दिया, उसी के अंदर ही मैंने रेंट भी बता दिया, मैंने एडवर्टीजमेंट खर्चा किया वो भी बता दिया, मैंने डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन बता दिया, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बता दिया, मैंने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बता दिया, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन उसके अंदर दिखा दिया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उसके अंदर दिखा दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, चोरी चकारी, डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ करना, बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में मतलब ये जो बार बार खर्चे नहीं होते पर ये होते हैं, है ना। ये बार बार खर्चे नहीं होते थे पर ये होते थे खर्चे। जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसका मेरा खर्चा हो गया, मेरे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, अब ये सारी चीज़ें बार बार नहीं होती ना, ये सारी चीज़ें बार बार नहीं होती। तो ऐसे मेरे खर्चे होते हैं जिनको मैं बाइफरकेट नहीं करता था। अब बाइफरकेट करने की बारी आती है तो देखो ऐसे होते हैं कि कुछ खर्चे सिर्फ जो होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कुछ खर्चे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो खर्चे जो डायरेक्टली मेरे ऑपरेशंस पे लग रहे हैं। ऑपरेशंस बोले तो मेन काम, जैसे ये मेरी आलू की सब्जी थी, इसके ये मेन काम है ना, ये मेन काम था। तो मान लो कि ये मेरा बिजनेस है जिसके मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये होंगे, मतलब मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाऊँ तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी। जैसे कि क्या, लोगों को सैलरी और वेजेस देना ही पड़ेगा, रेंट देना ही पड़ेगा उस जगह का। हाँ, ये भले इनडायरेक्ट भी होंगे, डायरेक्ट भी होंगे, फैक्ट्री और ऑफिस का भी होगा, पर है तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड ही। अब जैसे अगर ये खर्चा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी है इन दोनों में, पर ये है तो ऑपरेशन ही ना, है तो क्या ऑपरेशन, ये मेरे मेन काम के लिए ही काम आ रहा है ना ये सारी चीज़ें, तो वो ऑपरेशंस में इंक्लूड होता है। तो ऑपरेशंस विल बी ऑफ योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डन, ठीक है, ये दोनों से हो सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस, अब मशीन चली, गैस चला या लाइट बिल चला या किचन का स्पेस चला या कोई भी मेरे एसेट्स चले तो वो डेप्रिसिएशन होंगे ही होंगे। यूज होने पर तो डेप्रिशिएट होंगे ना, उनकी वैल्यू गिरेगी, है ना। अब फिर मैं उसको अगर बेचता हूँ, उससे कुछ पैसे कमाता हूँ, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम हो जाती है, वो मेरे लिए क्या हो जाती है? डायरेक्ट इनकम। तो यही मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है। अगर मैं ये ऑपरेटिंग इनकम में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूँ, ठीक है, जैसे राइट में से लेफ्ट में माइनस करता तो मैं क्या लिखता था? ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मेरे को यहाँ पे मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब मेन मेरे प्रिंसिपल काम से जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे को मिल जाएगा। प्रिंसिपल काम से जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा। अब देखो मेन बड़ी बात क्या मालूम है, अपन को ढूंढना ही ये है, मतलब अपन को अगर मैं पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊं तो ऑपरेशंस में मेरे को ढूंढना ही इतना है खाली। एक बार अगर मैंने ये वाला पार्ट ढूंढ लिया, मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, तो बाकी तो मेरा कैश का ट्रांजेक्शन तो ऑलरेडी हो जाएगा, है ना। अब पर इसमें भी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैंने कैश में किया ही नहीं होगा खर्चा, या कैश में किया होगा तो उसका एक अलग सेक्शन आता है, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम। कि बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो नॉन कैश होती है, एक्सपेंस तो होता ही है पर वो इनकम भी होती है नॉन कैश। अब ये ऑपरेटिंग हो गए, ये नॉन ऑपरेटिंग हो गए, जैसे लोन ले लिया, डिवेंचर लिया था, एसेट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा। अब ये मेरा मेन काम नहीं था पर ये काम था मेरा, ठीक है, ये मेरा मेन काम नहीं था पर ये काम था, इससे मेरे को खर्चा हुआ, तो ये मेरा आता है नॉन ऑपरेटिंग, जैसे कि ये मेरी अदर एक्टिविटी में आ जाएगा। अब अगर ऑपरेशन है तो नॉन ऑपरेटिंग में दो एक्टिविटी होती है, एक होती है इन्वेस्टिंग और दूसरी होती है फाइनेंसिंग। तो यहाँ तो ये खर्चे इन्वेस्टिंग के होंगे या फाइनेंसिंग के होंगे, या तो ये खर्चे इन्वेस्टिंग के होंगे या किसके होंगे? फाइनेंसिंग के होंगे। सेम मेरे को इस पे जो भी इनकम आएगी या तो वो इन्वेस्टिंग की होगी या फाइनेंसिंग की होगी। इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, गेन्स और प्रॉफिट मिलना और रेंट मिलना, हमने वो 2 वाले वीडियो में देखा था। तो इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो नॉन कैश होगी, हाँ होगी ही होगी, जैसे डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। किसी भी चीज़ की वैल्यू गिरना, उसका कभी भी पैसा साइड में नहीं छोड़ते अपन डेप्रिसिएशन के नाम पे, है ना। वो सिर्फ उसकी वैल्यू गिर रही है। अब जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी है, पेन खरीद लिया, पेन मैंने यूज़ किया, मैं वापस बेचने जाऊँगा तो ये सेम प्राइस पे नहीं बिकेगा, ये कम प्राइस में बिकेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चल रही है। तो जो चीज़ चलती है उसकी वैल्यू तो घटेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सब डेप्रिसिएशन होता है, वो सब क्या होता है? डेप्रिसिएशन, जिसके लिए हम कभी कोई पैसा साइड में नहीं छोड़ते। बेड डेट, अब नुकसान हो गया, बेड डेट प्रोविजन लगाना, बेड डेट पे डेटरों पे प्रोविजन लगाना। जैसे मैं बोलूँगा कि मान लो मेरे 10 कस्टमर थे, अब इसमें से एक भागेगा ही भागेगा। अब ये मेरे 10 कस्टमर्स हैं मान लो, ठीक है, या 5 कस्टमर्स है अपने पास, ये 5 कस्टमर्स है। अब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये भागेगा, दिस विल रन अवे, पर क्या भरोसा है? मेरे को नहीं भरोसा है। तो अब इसने सामान तो खरीद लिया, ये क्रेडिट पे है, ये 5 कस्टमर किस पे है? क्रेडिट पे है मेरे पास। इन्होंने सामान खरीद लिया, इन्होंने क्रेडिट बेसिस पे सामान खरीद लिया। अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये भागेगा, नहीं भी भाग सकता है, जिसके लिए मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, फॉर सर्टेनिटी कि हो सकता है। पर अगर ये भाग गया तो इसने अभी भी कौन सा पैसा दिया मेरे को? नहीं दिया। चीज़ तो वैसे भी एक्रूअल पे हुई थी, मतलब नॉन कैश आइटम ही था। अब अगर ये भाग भी जाता है तो वो नुकसान भी तो नॉन कैश ही हुआ, पैसा तो आया ही नहीं। पर जब इनकम जनरेट हुई थी तो मैंने उसको इनकम
पैदा हुई थी तब मैंने बता दिया था कि इनकम जनरेट हुई है, तो वो मेरे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे ही नॉन कैश इनकम भी होती है कि इनकम पैदा हो गई पर मिली नहीं, रिवैल्यूएशन गेन्स हो गए, जैसे हमने एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यू किया था और उसमें हमको गेन हुआ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। फिर आती है हमारी लास्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो आइटम्स होती है जो बार बार नहीं घटती। नेचुरल डिजास्टर है ना, बाढ़ आ जाना, ये सब आ जाना, अब ये बार बार नहीं होता। ये बार बार होता है कि नहीं, ये हमें पता होता है कि ये आज होएगा, ये भूकंप आएगा, आज बाढ़ आएगी, नहीं, हमें ये सब नहीं पता, ये हो जाता है। ठीक है, ये होता है, इसके कुछ रीजंस हैं जो कि ऑलमोस्ट हमें पता है कि वो क्या रीजंस है, उसके वजह से वो चीज़ें आती है, होती है। वर्करों का स्ट्राइक पे चले जाना, अब इनसे भी मेरा खर्चा तो हो ही रहा है, मेरा डेली इनका वेजेस लगेगा, पर ये आ रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक पे है। मेरे को कोई कहीं से कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड हो गया, अनयूजुअल कॉम्पेंसेशन जो मेरे को नहीं पता था, या अनसेंड मेरा कोई इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा, मेरे को उस पर अपरंपार फायदा हो गया, है ना, कोई रेयर सेगमेंट बेचा मैंने एक बिजनेस का, उसमें मेरे को अपरंपार फायदा हो गया। अब ये बार बार नहीं होता, ये कभी कभार ही होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर प्रॉफिट, ये बार बार नहीं होते, कभी कभार ही होते हैं। तो अब मेरे को इतना समझ गया है। तो अब जब मेरे को ये चीज़ समझ गई है, ये मेरे को ये 11th के फाइनल अकाउंट से मेरे को ये समझ गया है कि कौन सी चीज़ें मेरी ऑपरेटिंग है और कौन सी मेरी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश है। अगर मेरे को ये समझ गया तो मेरे लिए कैश फ्लो बाय हाथ का खेल है। ठीक है, तो हम इसके साथ देख लो फटाफट, हम इसके साथ एक शुरू करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे करेंगे या उसके सम्स वगैरह कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करता हूँ तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आपका 5 स्टेज में होता है। अगर ये आपको 5 स्टेज आते हैं तो आपका कैश फ्लो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो बन गया। एक बार आपका ऑपरेटिंग बन गया तो फिर आपका तो पूरा सम ही हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सम्स कैसे होंगे, क्या होंगे, क्यों होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेप 1, इसके 5 स्टेप में काम होता है। तो पहला स्टेप 1, हमें डिटरमाइन करनी है एक चीज़ जो हमें पहले डिटरमाइन करनी होती है इसके अंदर, वो डिटरमाइन करना होता है। सो फर्स्ट स्टेज में हमें डिटरमाइन करना होता है नेट प्रॉफिट। क्या डिटरमाइन करना है हमें? नेट प्रॉफिट, पर वो हमें डिटरमाइन करना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब मेरे को ये पता है कि मेरे को ये स्टेप में डिटरमाइन करना है कि मेरे को जो भी प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहले वो मेरे को निकालना है एक तो टैक्स के पहले, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यही दो चीज़ क्यों? बिफोर टैक्स तो देखो टैक्स गवर्नमेंट का है, ये तो देना ही पड़ेगा, तो पर ये टैक्स मैं ओवरऑल लास्ट में दूंगा ना, मैं एक साथ क्यों भी। और अगर रही बात ये इस देने की भी, तो मैंने यहाँ देखा कि ये मैं सारी चीज़ें बताता तो मैं एक साथ ही बता देता था, बाइफरकेट नहीं करता था इसको भी मैं। ठीक है, तो अगर मैं एक बार ऑपरेशन निकाल देता हूँ कि मेरा ये पर्टिकुलरली ये सेगमेंट, इसके अंदर सिर्फ ये सेगमेंट ही ऑपरेशन है, इस साल की मेन कमाई ही इतनी है, तो टैक्स भी इसी पे लगना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टैक्स अगर लगेगा तो वो क्लियरली बोलेंगे कि ये टीडीएस कटा है ऑन इन्वेस्टमेंट या टीडीएस कटा है ऑन योर फाइनेंसेस वगैरह, ये सब। पर जब तक स्पेसिफिकली ना दिया हो, सिर्फ इनकम टैक्स दिया हो, तो वो ऑपरेटिंग का खर्चा है, तो मतलब वो ऑपरेटिंग का ही खर्चा होना चाहिए, वो उस साल का खर्चा है। पर ये मैं ओवरऑल साथ में दिखाता हूँ, तो वो मेरे को नहीं दिखाना है। अब अगर मैंने ये पूरा पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिल गया है, पर ये सब आफ्टर मिला हुआ है। मेरे को निकालना है बिफोर। क्यों बिफोर निकालना है? क्योंकि मेरे को सिर्फ ये फाइंड करना है, इन सब में भी मेरे को यही फाइंड करना है खाली। तो डिटरमाइन करने के लिए देखो दो चीज होती है। आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपको एक फॉर्मेट आता है तो आपका स्टेप 1 तो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब चुटकियों में हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि आपको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आता है, तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में हम कैसे करते थे? ये ऐसे करते थे। हमारी जो भी इनकम्स होती थी उसमें से हमने एक्सपेंस माइनस किया तो हमें मिलता था पीबीआईटी एंड डीए। ठीक है, ये मिलता था। इसको आप ईबीआईटी भी बोल सकते हो। अब ये पीबीआईटी और ये क्या होता है? पीबीआईटी होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, जिसमें से हमने क्या माइनस किया? डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन सबसे पहले। तो हमें क्या मिला? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हमने माइनस किया इंटरेस्ट, क्योंकि ये हमारा थर्ड पार्टी होता है जो कि हमें पे करना ही है बाय डिफॉल्ट, तो हमें मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमने टैक्स माइनस किया, हमें मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक बार हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है, इसके बाद कंपनी क्या क्या देती है? इसके बाद कंपनी जनरल रिजर्व्स निकालती है, प्रोविजंस क्रिएट करती है,
फिर इसके बाद कंपनी डिविडेंड पे करती है, वेदर वो इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, और उसके बाद कंपनी के पास कुछ बचता है तो बचता है सरप्लस, है ना। मतलब जो कंपनी के पैसे होंगे वो कंपनी के पैसे अब कहीं जाने वाले नहीं है। तो अगर ये आपको ये फॉर्मेट आता है, जैसे आपको याद क्या रखना है इसके अंदर कि ये देखो, ये तो आपका वर्टिकल बैलेंस शीट है, इनकम माइनस एक्सपेंस, पीबीआईटी एंड डी है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, पहले मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया क्योंकि ये काटना ही पड़ता है, ये मेरे फेवर में काम करता है डेप्रिसिएशन, इसका मैंने कोई पैसा वैसा साइड में नहीं छोड़ा है, पर ये मेरे फेवर में काम करता है। फिर मैंने इंटरेस्ट माइनस किया क्योंकि ये मेरा थर्ड पार्टी हो गया। फिर मैंने टैक्स माइनस कर दिया क्योंकि ये मेरे को चुकाने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें मैंने जनरल रिजर्व निकाला फॉर अनसर्टेनिटीज एंड प्रोविजन निकाला फॉर सर्टेनिटीज। फिर मैंने डिविडेंड दिया ओनरों को और फिर मेरा बचा सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग जो मेरे कंपनी के पास पड़े हुए रहते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन में या तो आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होगा या यहां से शुरू होगा, देख लो। या तो वो क्वेश्चन में आपको देंगे सरप्लस या वो क्वेश्चन में आपको देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो अब ये दोनों जगह से शुरू होगा। अगर यहां से शुरू होता है आपका क्वेश्चन और आपको यहां तक और यहां तक जाना है, आपको ये फाइंड करना है, तब जाके तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल पाओगे। क्योंकि जब आपने ये बनाया तो इससे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ग्रॉस लॉस दिखाया, यहाँ पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया, ये सब प्लस किया, ये सब माइनस किया, आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिला था। पर हमें सिर्फ क्या चाहिए, ऑपरेशन, क्योंकि हम फाइंड ही क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट मेथड जाना पड़ता है, उल्टा जाना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ही होता है कि पहले तो उल्टा जाओ, पहले तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, ऑपरेटिंग में फिर आप सिर्फ कैश निकालो, ऑपरेटिंग में सिर्फ आप क्या निकालो, कैश। तो पहले तो हम ऑपरेटिंग निकालते हैं, तो या तो सम मेरा यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा। अगर सरप्लस से सम शुरू होता है तो आपको हमेशा क्वेश्चन में देखना है कि डिविडेंड, जनरल रिजर्व और प्रोविजन है कि नहीं है। अगर ये तीन चीज है तो ये दो चीज को पहले प्लस कर दो। उल्टा जाएंगे तो देखो क्या करेंगे, जो हम ऊपर से माइनस किया था, उल्टा जाएंगे तो हम उन चीजों को वापस क्या करेंगे, प्लस। तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। सरप्लस से शुरू होता है तो डिविडेंड और प्रोविजन और जनरल रिजर्व का इफेक्ट प्लस होगा। पर प्रॉफिट से शुरू होता है तो जनरल रिजर्व और डिविडेंड का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह नहीं आएंगे, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स का सिनेरियो आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर यहाँ से शुरू होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो यहाँ पे डिविडेंड और जनरल रिजर्व का इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन में अगर दिया भी हुआ रहेगा तो वो आपको नहीं डालना है, ठीक है, वो आपको नहीं डालना है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये आपको क्या करनी है, चीज़ें याद रखनी है। फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम वगैरह आप जो भी ऐसे होगा वो आप प्लस कर देना। तो देखो अब मेरा अगर सम शुरू होता है तो या तो वो मेरा सरप्लस से शुरू होगा या वो मेरा किससे शुरू होगा, पैट से शुरू होगा, नेट प्रॉफिट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, नेट प्रॉफिट से, आफ्टर टैक्स से, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब इसमें क्या करना है, अगर सरप्लस से शुरू हो रहा है तो आपको उल्टा जाना है, तो आपको पहले डिविडेंड प्लस करना है, आपको जनरल रिजर्व प्लस करना है। अगर ये आपने प्लस कर दिया तो आप पैट पर पहुंच गए। पर आप पैट से ही शुरू कर रहे हो तो आपको ये दोनों चीज़ नहीं आएगी। आप पैट से ही अगर शुरू कर रहे हो तो पैट से शुरू करने पर सीधा आपका टैक्स लगेगा, फिर आपका क्या लगेगा, इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन आपका प्लस हो जाएगा। मतलब अगर पैट से शुरू हो गया तो डिविडेंड और जनरल रिजर्व नहीं आता, पर सरप्लस से शुरू हो रहा है तो डिविडेंड और जनरल रिजर्व प्लस होगा ही होगा। ये आपका स्टेप 1 है, जिससे आप क्या डिटरमाइन कर पाओगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के भी बिफोर जाना है तो हम क्या करते हैं, हमने देखो एक्सपेंस जैसे माइनस किए थे तो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हमने क्या किया होंगे, माइनस, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हमने क्या होगा, प्लस। अभी हमें वापस उसका उल्टा करना है, प्लस को हम करेंगे माइनस, माइनस को हम करेंगे प्लस। मतलब एक्सपेंस जो हमने माइनस किया था वो करेंगे प्लस, इनकम हमने जो प्लस किया था वो करेंगे माइनस। इसी के अंदर वो भले फिर वो कहीं से भी शुरू हो, वो आपको करना ही है क्योंकि उसका आपको इफेक्ट देना ही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो जो बार बार नहीं होती, वो अचानक भयानक में कभी कभार घट गई। थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, मैंने एक शीट बताई थी उसके अंदर हम बताया मैंने। तो अब स्टेप 1 के लिए अगर मैं एक सम उठाऊं तो देखो सम कैसा होगा। तो ये देखो फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर या तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट होगा, तो उसमें कहीं भी जनरल रिजर्व नहीं है, पूरे जनरल रिजर्व और डिविडेंड नहीं है। पर अगर वही है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस है तो यहाँ पे आपको डिविडेंड और जनरल रिजर्व देखने मिलता है, डिविडेंड और जनरल रिजर्व देखने मिलता है। तो देखो ये वाला सम ऐसे होगा। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। अब ये कोई केबीसी लिमिटेड है जिसके इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, सरप्लस दिया हुआ है मेरे को बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो सरप्लस दिया हुआ है, मतलब मेरा सम शुरू होगा यहाँ से,
यहाँ से शुरू होगा तो मेरे को देखना है डिविडेंड और जनरल रिजर्व है कि नहीं है। तो इन्होंने मेरे को दो दिया है, एक तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस दिया है 5 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 8 लाख। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 22 विल बी माय ओपनिंग, 31 मार्च 23 विल बी माय क्लोजिंग। तो 5 लाख मेरा ओपनिंग था, 8 लाख मेरा क्लोजिंग हो गया प्रॉफिट में। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ इस साल मैंने कितना कमाया, 3 लाख रुपया। तो मेरा सम शुरू होता है 3 लाख रुपये से। फिर डिविडेंड पेएबल। अब देखो ओपनिंग पे मेरे को कोई भी डिविडेंड नहीं देना था, मतलब मैंने उस साल कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया, पर इस साल के एंड में मैंने ये प्रपोज किया, ये बताया डिविडेंड पे करना है कि मेरे को 30,000 का डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पेएबल है दिस ईयर। अब 31 मार्च 23 को तो मैंने बोला है कि डिविडेंड पे करना है, बता रहा हुआ है। तो ये पे कब मैं करूंगा, इसके अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 वाले ईयर में, वैसे ही जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करते हैं। डिविडेंड प्रपोज्ड हुआ फाइनल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड 23। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि इस साल का डिविडेंड पे करना बाकी है 30,000, पर फाइनल डिविडेंड प्रपोज हो चुका था। 22 में कितना प्रपोज किया था अपन ने, 3 लाख रुपीस, और 23 में हमने कितना प्रपोज किया, 3,50,000। तो ये जो ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है, आपको यहाँ पे बड़ा ध्यान देना है। प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब मेरे को यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यही फाइंड करना है मेरे को। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन होता कैसे है, देखो यही फॉर्मेट है, इतना ही फॉर्मेट है स्टेप 1 के लिए, इतना याद रखो आप। तो सबसे पहले सरप्लस में भी आपको चाहिए, आपको क्या देखना है कि सरप्लस आप क्लोजिंग लो पहले दो, जिसमें से आप सरप्लस ओपनिंग माइनस कर दो। सरप्लस ओपनिंग क्या कर दो, माइनस। एक बार आपने अगर ओपनिंग माइनस कर दिया तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना। आपको क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस। आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल ईयर देखो क्या है, 22 से लेके 23, मतलब 22 के अप्रैल से लेके 23 का मार्च, यही आपका फाइनेंशियल ईयर है इस साल का। इस साल में जो भी चीज़ होगी वो रिकॉर्ड इस साल होगी, पर पे का होना आगे पीछे हो सकता है। इसका पे मैं 23-24 में भी पे कर सकता हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि इसी साल पे होगा। तो सरप्लस का मेरा क्लोजिंग था 8 लाख, ओपनिंग था 5 लाख। मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देता हूँ। जब मैं क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करूँगा 8 लाख माइनस 5 लाख, तो एक तो मेरे को सबसे पहले ये मेरे को सरप्लस दे देगा, जो कि मेरा एक्चुअल सरप्लस है। इस साल मेरे को कितना सरप्लस हुआ था, ठीक है, इस साल मेरे को क्या हुआ था, कितना सरप्लस हुआ था, विच बिकम्स माई 3 लाख रुपीज़, विच बिकम्स माई 3 लाख। मतलब देखो 5 लाख ओपनिंग में दिख रहा था, 8 लाख क्लोजिंग में दिखा, तो 3 लाख का ही डिफरेंस है। मतलब इस साल का मेरा 3 लाख का ही सरप्लस हुआ है, ये सरप्लस हुआ है। अब मेरे को इसमें सबसे पहले क्या करना है, रिजर्व्स और देखना है डिविडेंड। क्या इस पूरे क्वेश्चन में रिजर्व्स दिया हुआ है कहीं, इस पूरे क्वेश्चन में रिजर्व कहीं नहीं है, पर डिविडेंड जरूर दिया हुआ है। वो भी डिविडेंड कौन सा देखना है मेरे को, 2022 का। यही मेरा फाइनेंशियल ईयर है ना, 22 और 23 वाला फाइनेंशियल ईयर है। तो 22 में जो भी, मतलब इसके पिछले साल जो भी मैंने क्लोजिंग पे बोला होगा वो मैं इस साल पे करूंगा, और इस साल के क्लोजिंग पे जो भी मैंने बोला होगा वो मैं अगले साल पे करूंगा। ये क्वाइट सिंपल है कि इस साल का लाइट बिल मैं अगले महीने जैसे पे करता हूँ वैसे ही इस साल का डिविडेंड अगले साल पे करूँगा, ठीक है। और पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे करूँगा, मतलब कैश आउट हो रहा है। तो इस बार कैश कौन सा आउट हो रहा है, जो मेरा 2022 का है। ये तो 2023 का था 30,000, तो ये आएगा नहीं। ये भी 2023 का 3.5 लाख, ये भी आएगा नहीं। तो 2022 की चीज़ देखो, तो यहाँ पे डिविडेंड पेएबल, अब डिविडेंड आ गया, डिविडेंड पेएबल कितना, डिविडेंड 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे मेरा डिटरमाइंड हो गया 6 लाख रुपीज़। क्या डिटरमाइंड हो गया, जो मेरे को फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी था नहीं, तो मैंने उसका भी इफेक्ट नहीं लिया। तो ये होता है मेरा पहला स्टेप। देखो इतना ही है मेरा पहला स्टेप। एक बार आपका पहला स्टेप हो गया तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो मिल जाएगी। तो ये देखो, ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप। आप इसमें कोई भी सम उठा के देख लो, हर जगह वही होगा, है ना, हर जगह वही। जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, और सरप्लस दिया हुआ है, और डिविडेंड पेएबल है। पर डिविडेंड पेएबल ओपनिंग ईयर का कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्लोजिंग ईयर का है। फिर इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। प्रपोज फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 22 एंड 23। 22 का 150 और 23 का 1 लाख। मतलब मेरे को सिर्फ 22 का देखना है। इंटरिम डिविडेंड भी पे किया मैंने 31 दिसंबर को। अब याद रखना, जब भी अपन डिविडेंड पे करते हैं तो हमें ये पता है कि पहले हम प्रीफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देंगे, फिर हम इक्विटी वालों को देंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड अगर मैंने इक्विटी वालों को दिया है, मतलब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफरेंस शेयर्स वालों को भी डिविडेंड दिया होगा। प्रीफरेंस शेयर्स को कौन सा, फाइनल डिविडेंड पे किया ही होगा। वो बोला हो नहीं बोला हो, आपको याद रखना है। अगर आपने इंटरिम डिविडेंड दिया है
इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो आप कोई भी 2 साल के बीच में देते हो। जैसे 22-23 के बीच में आपने कहीं डिविडेंड दे दिया, जैसे कि ये अप्रैल से मार्च के बीच में आपने दिसंबर को दे दिया, इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। कोई भी 2 साल के बीच में, कोई भी 2 साल के बीच में, 22-23 के बीच में, है ना, 23-24 के बीच में, उसको अपन बोलते हैं इंटरिम। अगर मैं ओनरों को दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं प्रेफरेंस वालों को दिया ही होगा। तो जब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इंटरिम डिविडेंड पे कर रहा हूँ ओनरों को, इक्विटी शेयर्स वालों को, तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड बाय डिफॉल्ट दिया होगा। ये याद रखना। तो पहले सरप्लस में से, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं तो मेरा अमाउंट आ गया। फिर इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स, ये सब प्लस कर दिया और मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मिल गया। देखो ये इतना ही ईजी है स्टेप 1 तो। और ये जनरली ये वाली होती भी नोट्स टू अकाउंट्स में है, मतलब आपके वो रफ वगैरह, नोट टू अकाउंट्स आपका रफ वर्क नहीं होता, एक स्टेटमेंट ही है वो भी, पर हाँ आप बेसिकली उसको वैसे नोट्स टू अकाउंट्स में ही दिखाते हो फर्स्ट स्टेप तो ये ऑपरेटिंग का मेरा फर्स्ट स्टेप है। अब ऑपरेटिंग के अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में हम फाइंड करते, फर्स्ट स्टेप आपको समझ गया अच्छे से, इंटरिम डिविडेंड आपको समझा, डिविडेंड समझा। याद रखना है इंटरिम डिविडेंड अगर आपने पे किया है तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऑटोमेटिकली पे कर देते हो, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपकी सारी चीज़ें, आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो गई। फिर स्टेप 2 में आप क्या डिटरमाइन करते हो मालूम है? स्टेप 2 में आप डिटरमाइन करते हो डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो एक बार आपने नेट प्रॉफिट ढूंढ लिया, देखो आपने एक बार नेट प्रॉफिट ढूंढ लिया इन दोनों से बिफोर डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो अभी आपको ढूंढना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? जो भी आपने ये चीज़ बताई थी वो तो आपने सब साथ में बताई थी, एक ही साथ में बता दी थी सारी की सारी ना, ये और ये भी। तो अब इसमें आपको ढूंढना है ऑपरेटिंग, मतलब आपने एक्सपेंस किए होंगे माइनस, इनकम किए होंगे प्लस। तो अब आपको अगर मैं ऐसे उल्टा जा रहा हूँ तो जो माइनस किया था वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जो माइनस किया था वो अब क्या हो जाएगा? प्लस। और जो प्लस किया था अब क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब एक्सपेंस होंगे प्लस, इनकम होंगे माइनस, क्योंकि अपन तो सीधा गए थे। अब अपन ने इतना सारे के साथ नेट प्रॉफिट दिखाया, अपन ने नेट प्रॉफिट दिखाया ना, ये जो लास्ट मिलता था अपने को फाइनल अकाउंट्स में, यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वो मिला अब तक। तो अब अपन को फाइंड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अपन को पहले ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। एक बार अपन को इनकम और एक्सपेंस निकला तो अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखो हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम क्या जाएंगे? ऊपर। इनडायरेक्ट मेथड जा रहे, मतलब सारे जो नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, देखो मेरे को क्या क्या निकालना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का तो काम हो गया अपना। नॉन कैश एक्सपेंस प्लस हो जाएंगे, नॉन कैश इनकम माइनस हो जाएगी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों का इफेक्ट उल्टा दे देता हूँ, इन दोनों का, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश का, तो मेरा ऑपरेटिंग मिल जाएगा। यस एग्जैक्टली, मेरे को यही करना है। मेरे को क्या करना है? मेरे को यही करना है। तो एक बार मेरे को अगर नेट प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे, सेकेंड स्टेप, यहाँ पे मेरे को अगर नेट प्रॉफिट मिल जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, ये मेरा आइटम आती है। तो मेरे को इसमें क्या करना है? मेरे को इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उसको मेरे को है ना वापस उल्टा करना है ताकि मेरा बराबर हो जाए। तो जो भी इनकम होंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, वो मेरी डिडक्ट हो जाएगी, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो प्लस हो जाएंगे। एक बार प्लस हो गए तो मेरे को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, मेरे को क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब हमें क्या करना है? हमारी इस सिनेरियो से जो हम 11th में करते थे उससे हमें वापस उल्टा जाना है। नॉन कैश एक्सपेंस हमारा जो हमने माइनस किया था वो प्लस हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने जो माइनस किया था वो प्लस हो जाएगा। इनकम जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश थी वो अब क्या हो जाएगी? वो अब माइनस हो जाएगी। तो इतनी ही इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे मोटा मोटी। तो आपको ये पता है, तो आपको ये पता है कि क्या प्लस और क्या माइनस करना है। बेसिकली आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाली आइटम में माइनस और प्लस करनी है, जिससे आप ऑपरेशन पे पहुंच जाओगे। आप ऑपरेशन पे पहुंच गए तो फिर तो आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा, फिर तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन कैसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ,
फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये आपका स्टेप 2 है, ये आपका क्या है स्टेप 2। तो देखो स्टेप 2 में मेरे पास क्या क्या है। नेट प्रॉफिट तो देखो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है, मतलब ये जो हमने इसे फाइंड किया था इन्होंने ये दे दिया अपन को। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन मेरा लगना, डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, इट्स नॉट ए नॉन ऑपरेटिंग बट इट्स ए नॉन कैश। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है, नॉन कैश है। और एक्सपेंस है तो अब प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सपेंस हमारा प्लस होगा, हम उल्टा जा रहे हैं ना, तो माइनस हमारा प्लस होगा, जो भी हमने माइनस किया था वो प्लस होगा, और जो प्लस किया था वो हमने माइनस होगा, मतलब एक्सपेंस प्लस होंगे और इनकम माइनस हो जाएगी। गुडविल एमोटाइज हो गया। गुडविल एमोटाइज होना मतलब गुडविल का गिरना। गुडविल गिरना मेरे लिए ऑपरेटिंग नहीं है, ये मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग है। एक्सपेंस था इसलिए अब क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मेरे लिए क्या है नॉन ऑपरेटिंग है, तो अभी एक्सपेंस था तो प्लस हो जाएगा, एक्सपेंस था तो क्या हो जाएगा प्लस, ये नॉन कैश एक्सपेंस था। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, मैंने कोई चीज़ बोरो की थी उस पर मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, ये भी मेरे लिए कोई मेन काम नहीं था, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था तो अभी प्लस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मेरे को लॉस हो गया, मैंने कोई मशीन बेची और उस पर मेरे को लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस। अब लॉस है, ये भी मेरे लिए कोई मेन काम नहीं था ना मशीनरी बेचना, मेरा काम था प्रोडक्ट बनाना, ऑपरेशन मेरा अलग है, ठीक है। लॉस बेचना, मशीनरी बेचना, ये मेरे लिए क्या हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मेरे लिए कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और लॉस है मतलब खर्चा था, एक्सपेंस था वापस, तो मैं ये भी प्लस कर दूंगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब ये प्रीमियम नहीं आता है, हाँ यहाँ पे अगर लॉस दिया हुआ रहेगा तो वो मैं बताऊंगा, पर अगर यहाँ पे प्रीमियम बोला है तो वो क्यों नहीं आता, क्योंकि ये जब मैं डिबेंचर रिडीम करूंगा 5-10 साल बाद, ये तब जाएगा पैसा, आज थोड़ी जाने वाला है, तो तब तक तो ये लाइबिलिटी दिखेगी, मतलब कैश स्टेटमेंट में इसका सीन तो आएगा ही नहीं आएगा, ये लाइबिलिटी दिखती है, सीधी बैलेंस शीट वाला फंक्शन है। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट पे इनकम होना, तो ये तो क्या हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस की थी अब माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ, इनकम है माइनस कर देंगे, तो जो इनकम है वो माइनस करेंगे, जो एक्सपेंस है वो प्लस कर देंगे, तो ऑपरेशन मिल गया। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमने ऑपरेटिंग चीज़ें निकालने के लिए हमें नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें माइनस करनी पड़ी। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला भी बता देता हूँ, जैसे ये मेरा फाइनल अकाउंट्स था मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, जैसे हम लिखते हैं मैक्स में LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS कैसे होगा, तो सबसे पहले LHS में क्या है मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और फिर क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और फिर क्या है नॉन कैश एक्सपेंस, ये चीज़ें हैं मेरे पास। और इस साइड मेरे पास क्या है ऑपरेटिंग इनकम, इन्हीं का अपोजिट नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम, ये था मेरा फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें होती थी प्लस, ये देखो ये प्लस, ये इज इक्वल टू ये प्लस, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये। अब अगर ये ज़्यादा है तो मेरे को यहाँ पे कुछ मिलता था नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या मिलता था नेट प्रॉफिट, अगर ये ज़्यादा है तो राइट हैंड साइड ज़्यादा है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस NOE प्लस NCE प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू OI प्लस NOI एंड प्लस NCI, यही फाइनल अकाउंट है हमारा, यही ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन कैश इनकम। अब मेरे को इसमें से सिर्फ फाइंड करना है, मेरे को सिर्फ अगर इसमें से चाहिए तो मेरे को सिर्फ इसमें से क्या चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम एक साइड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम को एक साइड रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें उल्टी कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं यहाँ से वो साइड ले जाता हूँ राइट, तो यहाँ क्या क्या बचा नेट प्रॉफिट प्लस NOE प्लस NCE, ये बचा, ये 3 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम, ये उस साइड आएगा तो ये प्लस इस साइड आके क्या हो गया माइनस हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या था NOI प्लस NCI। अब मेरे को यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए तो मैं इन दोनों को भी लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, तो कैसे जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नेट नॉन कैश एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन कैश इनकम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो तो अब वही बात हो गई कि जैसे मैं उल्टा गया, मैंने नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसों को प्लस कर दिया, इनकमों को माइनस किया, तो मेरे को क्या मिल गया ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि मेरा क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, जो कि मेरा क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये होता है मेरा स्टेप 2, ये होता है मेरा स्टेप 2। ये फॉर्मूला भी आ गया अगर मेरे को, है ना। अब ये कुछ नहीं गया, ये सिर्फ 11th का फाइनल अकाउंट से, यही इसी के
चलते, इसी फॉर्मूला के चलते देखो हमने जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम थी वो हमने प्लस और माइनस कर दी। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की अगर मैं बात करूँ तो देखो एडजस्टमेंट करते हैं अपन, तो मैंने सारे एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, गुडविल एमोटाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और इनकम माइनस कर दिया। जैसे मैंने ये किया तो मेरे को यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज मिल गया। देखो हर सम में यही होगा, कितने भी सम उठा लो हर सम में यही होगा सेकेंड स्टेप। ठीक है, बहुत जगह ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेप के साथ ही कर लेते हैं ये, तो ये बहुत भी और भी बढ़िया है। तो ये चीज़ होती है, ये आ गया आपको, तो फिर तो लो आपका आधा कैश फ्लो तो हो ही गया भाई, आपका क्या हो गया, आधा कैश फ्लो तो हो गया। तो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। ये चीज़ें याद रखो। ठीक है, क्या करो, ये चीज़ें याद रखो। इसके साथ आप ये चीज़ याद रखना ना भूले, जो होती है आती है, आपने कहाँ बनाई थी, ये 11th के अंदर बनाई थी, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। बस माँ बाप का नाम नहीं दिया था, अब अपन सिर्फ माँ बाप का नाम दे रहे हैं। फिर इसके बाद आता है मेरा स्टेप 3। भाई ये तो मतलब इतना ही टफ है कि पूछो ही मत। ये आप ऑलरेडी 11th में भी कर चुके हो, रेशियोज़ वाले चैप्टर में भी आपने कर दिया है, नहीं तो रेशियोज़ के वीडियो डाले हुए वो चेक कर लो भाई। स्टेप 3 में आपको डिटरमाइन करना होता है या फिर आपको बताना होता है कि आपने कितना कैश जनरेट किया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। थर्ड स्टेप में आपको ये करना होता है कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले की चीज़ मिली, अब आपको मिलेगी वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद की चीज़। और वर्किंग कैपिटल का चेंज, वर्किंग कैपिटल का काम ही होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल बोले तो क्या होता है, ऐसा कैपिटल जो मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आता है। क्या काम आता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर काम आता है वर्किंग कैपिटल। तो वो अगर आपको वर्किंग कैपिटल है तो रेशियोज़ में आपने बड़े सम्स किए होंगे इसके, अब तक तो रेशियोज़ के आपने सम्स कर ही लिए होंगे, नहीं तो मैंने वीडियो डाला हुआ है वो देख लेना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाले। तो वर्किंग कैपिटल एक बार मैंने इसका इफेक्ट भी दे दिया। देखो क्या होता है, हम स्टेप 2 तक जब हमने किया तो हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला। अब तक हमने कैश और नॉन कैश को डिवाइड नहीं किया है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना था, एक तो नेट प्रॉफिट, ये मिलने के बाद हमें फाइंड करना था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पहले निकालें, तो नॉन ऑपरेटिंग वाले हिसाब हमने ख़त्म कर दिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हमें मिल चुका है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हमें फाइंड करना है कि क्या कैश है और क्या नॉन कैश है। ठीक है, देखो हम वैसे भी नॉन कैश तो यहाँ पे भी निकाल चुके हैं, तो हमें कैश वाली चीज़ तो मिल ही गई है, कैश वाली चीज़ तो हमें क्या हो गई है, मिल गई है। पर कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं ये वर्किंग कैपिटल की वजह से, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में चेंज आया था। वर्किंग कैपिटल में चेंज आने का मतलब होता है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में फ़र्क आया था। मतलब बहुत चीज़ें कैसी होती है, जैसे इनकम हो गई है पर पैसा आया नहीं है अब तक, है ना, इनकम हुई है पर वो पैसा आया नहीं है। तो इनकम हो गई, पैसा नहीं आना, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ होती है, ठीक है। जैसे करंट एसेट में क्या क्या होता है, डेटर होता है मेरा, बिल्स रिसीवेबल होता है मेरा। अब ये चीज़ें मान लो कि मैंने सामान बेचा, मैंने सामान बिजनेस से सामान बेचा और मेरा कस्टमर बन गया, क्या इसने मेरे को पैसा दिया, नहीं दिया, पर मेरी इनकम पैदा हो गई। इनकम क्या हो गई, पैदा हो गई। इनकम जैसे ही पैदा हुई, मैंने ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में बता दी क्रेडिट साइड कि भाई इनकम हो गई, इनकम हो गई, इनकम हो गई। पर क्या पैसा आया, नहीं आया। अब इससे क्या हुआ, जैसे मैंने इनकम बड़ी बताई, मेरा फाइनल अकाउंट में पीएनएल बड़ा बताया, मतलब मैंने डेटर बड़ा बता दिया, करंट एसेट बढ़ गया। करंट एसेट बढ़ा, एक करंट एसेट बढ़ा, नो डाउट। एक करंट एसेट में क्या बढ़ा, डेटर बढ़ा, पर कैश में कोई भी चेंज आया नहीं, कैश चेंज नहीं हुआ। अब देखो इससे भी मेरा गलत हो गया, इनकम बढ़ी मतलब इनकम तो दिखी, इनकम पैदा हुई डेटर के वजह से, पर कैश तो चेंज ही नहीं हुआ, कैश आया ही नहीं। वैसे ही मैंने सामान खरीदा, सामान क्या किया, खरीदा और पैसा नहीं चुकाया, तो देखो एक मेरा मैंने वो भी बता दिया पीएनएल के क्रेडिट साइड डेबिट साइड में कि एक्सपेंस भी पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस पैदा हुआ मतलब क्या पैदा हुआ, क्रेडिटर बन गए, खर्चा पैदा हो गया, पर क्या पे किया, नहीं, क्रेडिटर बढ़े पर एक्सपेंस, क्रेडिटर बढ़े तो एक्सपेंस बढ़ा, पर कैश चेंज नहीं हुआ क्योंकि पैसा तो दिया ही नहीं, नहीं पैसा आया, नहीं पैसा दिया, तो कैश चेंज हुआ ही नहीं।
तो ये याद रखना है आपको तीसरे स्टेप में। क्या याद रखना है कि कोई भी करंट एसेट अगर बढ़ता है तो उसको हम करेंगे माइनस, क्योंकि बढ़ने पर हमने उसको इनकम दिखाई थी पर कैश आया ही नहीं था। और एसेट अगर घटता है तो उसको हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट बढ़ा था, डेटर बढ़ा पर कैश में चेंज नहीं हुआ, तो हम उसको अभी कर देंगे माइनस, क्योंकि कैश आया ही नहीं। डेटर बढ़ा है नो डाउट पर पैसा नहीं आया। सेम लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो देखो क्रेडिटर बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, पर कैश चेंज हुआ नहीं हुआ, कैश चेंज नहीं हुआ, कैश चेंज तो हुआ ही नहीं। कैश चेंज अगर नहीं होती है तो देखो एसेट बढ़ा तो माइनस, एसेट बढ़ा तो माइनस, एसेट घटा तो प्लस, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ बताओ बताओ। और लाइबिलिटी घटी, इसका उल्टा, इसका क्या हो जाएगा उल्टा। एसेट बढ़ा तो माइनस, लाइबिलिटी घटी तो माइनस, एसेट घटा तो प्लस, लाइबिलिटी बढ़ी तो प्लस। ये याद रखना है, ये क्या करना है याद रखना है। तो अगर एसेट कम हुआ, क्या हुआ एसेट कम हुआ तो अपन को क्या करना है उसके हिसाब से इफेक्ट देना है, और एसेट बढ़ा तो उसके हिसाब से इफेक्ट देना है। सेम अपन को लाइबिलिटी के लिए यही, लाइबिलिटी के लिए भी यही करना है, लाइबिलिटी के लिए यही क्या करना है यही करना है। तो एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी घटेगी, इन दोनों सिनेरियो में आपको माइनस करना है, और लाइबिलिटी बढ़ेगी और एसेट घटेगा, इन दोनों सिनेरियो में आपको प्लस करना है। इन दोनों सिनेरियो में आपको क्या करना है प्लस करना है। तो जैसे आपने उल्टा इफेक्ट दे दोगे, खर्चा बढ़ा पर कैश में चेंज नहीं हुआ तो आपका एक्सपेंस बढ़ा था, तो एक्सपेंस बढ़ा था तो हम स्टेप 2 में भी यही कर रहे थे। एक्सपेंस हमारा था तो हम क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे, और इनकम हमारी थी तो हम माइनस कर रहे थे। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे भी आपको वही करना है, इनकम माइनस करनी है, एक्सपेंस प्लस करना है। स्टेप 3, ठीक है। एक बार आपने ये भी चेंज करना सीख लिया तो आपका स्टेप 3 भी हो गया, मतलब आपका ऑपरेटिंग का ऑलमोस्ट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। देखो एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को सरप्लस दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन ही वैसा है। यहाँ पे मेरे को सरप्लस दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और कुछ चीज़ें दी हुई है जैसे बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल मेरे को देखना है ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ा या घटा। ओपनिंग में था 140, क्लोजिंग में हुआ 180, मतलब बढ़ा। तो बढ़ेगा तो करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, करंट एसेट अगर बढ़ता है तो मैं करता हूँ माइनस। मैं क्या करूँगा माइनस। एसेट बढ़ा तो हम इसको करेंगे माइनस। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन होना मतलब खर्चा होना। खर्चा बढ़ा या घटा, बढ़ा, ठीक है। खर्चा भी बढ़ गया तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली इसका भी दे देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो हमारा वैसे भी क्या होता है, अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात भी करूँ तो डेप्रीसिएशन तो हमारा प्लस ही होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट बोले तो खर्चा करना बाकी है। लाइबिलिटी है 16,000 से 40,000 हो गई, मतलब बड़ी। लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या करूँगा, लाइबिलिटी बढ़ी तो प्लस कर दूंगा, लाइबिलिटी बढ़ी तो प्लस कर दी। पे नहीं किया अब तक, पर मैंने खर्चा दिखाया था तो पे तो करना चाहिए था, पर पे नहीं किया इसलिए प्लस कर रहा हूँ। पे कर दिया होता तो नहीं आता इसका इफेक्ट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, क्या हो रहा है घट रहा है। देखो एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हुआ तो क्या करूँगा प्लस कर दूंगा, एसेट कम हुआ तो प्लस कर दूंगा। गुडविल घटा, एमोटाइज हुआ, एसेट कम हुआ, एसेट कम हुआ तो प्लस कर दूंगा। इन्वेंट्री बड़ी, करंट एसेट बढ़ा तो माइनस कर दूंगा। ये याद करना है आपको। देखो तो देखो इस समय भी यही हो रहा है। सरप्लस शुरू, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स शुरू हो गया है ना, उसका मैंने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया तो मेरे को मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो हमारा पहला था। फिर हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को हमने वैसे डिफरेंस दिया तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तो हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर हमने थर्ड स्टेप भी दे दिया, एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी भी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे ना। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम प्लस करेंगे, और लाइबिलिटी घटेगी तो हम माइनस करेंगे। और एसेट बढ़ेगा तो हम माइनस करेंगे, और लाइबिलिटी घटेगी तो हम प्लस करेंगे। तो जिससे मेरे को मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। ये आपको मिलते ही आपका आधा क्या आपका पूरा बन ही गया कैश फ्लो, ठीक है। यही पूछते हैं आपको मोटा मोटी 8 मार्क्स के लिए, तो आपको ज़्यादातर तो यही पूछेंगे आपको। इसके बाद आपका स्टेप 4 में आपको क्या करना होता है। अब आपका देखो सब कुछ तो मिल ही गया आपको, क्या हो गया ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें जो फाइंड करनी थी वो मिल गई है। तो स्टेप 4 और स्टेप 5 में ना सिर्फ एक आध चीज़ ही और होती है, जैसे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का भी इफेक्ट देना पड़ेगा अभी, या फिर आपको मैं बात करूँ तो इनकम टैक्स को आपको अभी प्लस माइनस करना पड़ेगा। बस यही करना है आपको, अभी और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको ना ये कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैश फ्लो। यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स EOI। तो जैसे आपने ऑलरेडी ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट क्या दिया था यहाँ पे स्टेप 1 में, इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस। अब वो पैसा आया है मेरे पास, ठीक है, अब वो ना इन्वेस्टिंग है। अब नेशनल डिजास्टर होना ना मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, नेशनल डिजास्टर होना ना मेरे लिए फाइनेंसिंग है। तो मैं क्या करूँगा, तो जब वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होते तो उसके लिए मैं एक अलग पैच बनाता हूँ। क्या पैच बनाता हूँ, बिफोर इन्वेस्टिंग आफ्टर ऑपरेटिंग, इसके बीच का एक पैच होता है जो मेरा स्टेप 4 होता है और स्टेप 5 होता है। तो मैं वो चीज़ें यहाँ दिखाता हूँ। देखो अब मेरे को अगर कहीं से भी पैसा भी आ रहा है तो मेरा कैश तो चेंज हुआ ना। तो एक बार अगर मेरा कैश चेंज होता है तो वो मेरा इस साल ही आया, तो उसको मेरे को इस साल की कैश स्टेटमेंट में बताना पड़ता है। इस साल के कैश स्टेटमेंट में क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो एक बार स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में मेरे को क्या करना है, सिर्फ इनकम टैक्स का इफेक्ट देना है। अब इनकम टैक्स तो मैं किस पे दूंगा, इनकम टैक्स तो मैं सिर्फ ऑपरेशंस पे दूंगा ना। इस साल जो भी मेरे को ऑपरेटिंग पे जो भी पैसा आया वो ऑपरेशंस पे दूंगा मेन। तो देखो यहाँ तक तो मेरे को ऑपरेशंस मिल जाता है, मेरे को यहाँ तक ये मिल गया ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मिल गया, मेरे को वर्किंग कैपिटल चेंज का इफेक्ट भी दे दिया। एक्चुअली मेरे को ये पता चल गया कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना था। एक बार जितना भी मेरा ऑपरेशन कैश जनरेट हुआ मैं ऑपरेशन पे इनकम टैक्स दे दूंगा, जैसे मैं हर साल का इनकम टैक्स भरता हूँ वैसे। तो जो भी मैंने इनकम टैक्स पे किया इस साल उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि पैसा गया। पैसा क्या हुआ, गया। एक बार ये चले गया, फिर मेरे को मिल जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये मिल गया मेरे को, ठीक है। और अगर मेरे को जो भी इनकम टैक्स रिफंड हुआ होगा तो वो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। अगर उस साल कुछ भी मेरे को इनकम टैक्स रिफंड हुआ तो वो मैं क्या कर दूंगा, प्लस, क्योंकि पैसा आया मेरे को। क्या आया, पैसा आया, जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये वो इनकम टैक्स है जो ऑपरेशन का था। इन्वेस्टिंग और वो वाले के लिए आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में डालोगे, वो यहाँ नहीं दिखाओगे। और फिर जो लास्ट मेरा स्टेप 5 होता है वो मेरा लास्ट आ जाता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम, या फ्रॉम आएगा या तो यूज्ड आएगा, या तो मेरे को पैसा बचा होगा या मेरा पैसा यूज्ड हो गया होगा इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ नहीं बचा होगा, सिर्फ कैश ही मिलेगा यहाँ तक मेरे को। अब यहाँ पे वापस देखो क्या करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो भी आई वो प्लस कर दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस जो भी आया वो माइनस कर दो। बस ये आपके 5 स्टेप है। तो एक बार आपका अगर ये स्टेप 3 तक होते ही आपका बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका हो जाता है। बस आपको यहाँ पे इनकम टैक्स का इफेक्ट देना होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का। ये आप साथ में भी कर सकते हो, ये आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेप 5 से आपका ऑपरेशंस हो गया। जैसे आपका ऑपरेशंस हो गया कैश फ्लो में, आपको 8 मार्क्स मिल गए। मतलब अगर आपको इतना समझा तो आपके 8 मार्क्स तो पक्के हो गए। बोर्ड में 8 मार्क का कैश फ्लो का स्टेटमेंट आता है। 6 मार्क के लिए तो मोटा 6 मार्क का सम आएगा, मान लो 34th क्वेश्चन CBSE वालों के पैटर्न के हिसाब से 34th क्वेश्चन आएगा 6 मार्क के लिए। तो उसमें आपको यही पूछेंगे, या तो आपको ये 5 स्टेप का एक सम दे देंगे, यहाँ आपको बोलेंगे कि सिर्फ आप है ना यहाँ तक फाइंड करो, मतलब यही फाइंड करो या यहाँ तक फाइंड करो। तो आपको याद ही ये चीज़ें रखनी है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपका इनकम स्टेटमेंट उसका एक पार्ट। यहाँ आपको क्या याद रखना है, उसी इनकम स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि चीज़ें तो बड़ी घटी पर पैसे में चेंज नहीं हुआ। डेटर बढ़ा, एसेट बढ़ा पर पैसा चेंज नहीं हुआ। लाइबिलिटी बढ़ी पर पैसा चेंज नहीं हुआ। खर्चा हुआ आप बता रहे हो पर पैसा नहीं गया तो एक्सपेंस दिखाया था उसको वापस प्लस कर देंगे। तो ये चीज़ है। इसके बाद इनकम टैक्स का प्लस माइनस का इफेक्ट दे दो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और इनकम का दे दो। इतना करते ही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्या था मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके लिए आपको क्या आना बहुत ज़रूरी है, 11th का फाइनल अकाउंट्स। और ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका ऑपरेटिंग है और क्या आपका नॉन ऑपरेटिंग है, क्या नॉन कैश है और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर आपको ये 4 चीज़ें आती है तो आपको सब आता है। और ये तो आपको आता ही है ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स, तो आपको ये आता है, ये भी आता है। ठीक है, बाइफरकेट करना भी आ गया आपको। अब इसके साथ आपको 5 स्टेप्स भी आ गए, जिससे आपका ऑपरेटिंग का काम भी हो गया। क्या हो गया, ऑपरेटिंग का काम भी हो गया। तो गाइस यही मेन है, यही आपको पढ़ना है। ये आपको आ गया तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। इसी स्टेप्स पे आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कोई भी सम उठा के कर लेना, आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो स्टे ट्यून और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।